डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम, प्राइमरीली रॉल्स थ्योरम का एप्लीकेशन देखेंगे और उस पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला एप्लीकेशन तो ये कहता है कि रॉल्स थ्योरम सेज दैट इफ द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड, यानी कि जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है फंक्शन, ओपन इंटरवल ए बी में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन बिटवीन एनी टू जीरोज ऑफ अ फंक्शन f lies at least one zero of f प्राइम डेरिवेटिव ऑफ f। ये तो बहुत सिंपल है ना। मान लीजिए कि f फंक्शन ऐसा है सच दैट f a जीरो है और f b जीरो है, यानी कि f फंक्शन कुछ ऐसा कुछ बन रहा है। ये नीचे आ भी सकता है, ऊपर भी रह सकता है, लेकिन इतना तो पता है ही कि f a इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू जीरो। क्यों होगा? क्योंकि a और b मान लेते हैं कि दो जीरोज हैं इस f फंक्शन के। तो ऑब्वियसली जब आप इस क्लोज्ड इंटरवल a b में देखिएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी में देखिएगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो इस इंटरवल ए बी में जब आप रॉल्स थ्योरम लगाइएगा तो देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी इन दिस इंटरवल सच दैट एफ प्राइम सी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ प्राइम सी को तो जीरो होना ही पड़ेगा कम से कम एक जगह। यानी कि ये जो दो जीरोज हो गए एफ फंक्शन के, इन दोनों जीरोज के बीच में कहीं पर, यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पे एट लीस्ट वन जीरो ऑफ एफ प्राइम को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं एट लीस्ट वन जीरो, क्योंकि ये हो सकता है कि दो जीरोज ऑफ ए एंड बी के बीच में आपको एक से ज़्यादा भी जीरो मिल जाए एफ प्राइम का। आप इस फंक्शन में देखिए तो एफ प्राइम जो है वो यहाँ पर जीरो होगा, एफ प्राइम यहाँ भी जीरो होगा, एफ प्राइम यहाँ भी जीरो होगा, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर आपको देखो तीन जगह जीरो मिल गया। किसका जीरो? एफ प्राइम का। ये सब देखो एफ प्राइम का जीरो है, तीन जगह मिल गया। तो थ्योरम तो बस ये कह रहा है कि कम से कम एक जगह तो भैया जरूर मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मिल जाए तो आपकी किस्मत। अब इसमें दो तीन चीज़ें जरूर ध्यान से देख लो, समझ लो। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये थ्योरम जो है ये आपको सफिशिएंसी कंडीशन दे रहा है, आपको ये बता रहा है कि अगर दो जीरोज हो गए एफ के तो उन दोनों जीरोज के बीच में एक जीरो एफ प्राइम का तो कम से कम लाई करना ही पड़ेगा। लेकिन इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। ध्यान से सुनो, कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। कॉन्वर्स ट्रू नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफ प्राइम का कोई जीरो यहाँ पर है, मान लो कि एफ प्राइम फंक्शन का जीरो यहाँ पर है, इस एक्स के लिए है, तो ये कतई जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड कि ये जो जीरो है वो एफ फंक्शन के दो जीरोज के बीच में हो, यानी कि कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसको समझ लो। बहुत से बच्चे इसको नहीं समझते हैं क्योंकि बुक में नहीं दिया रहता है। इस चीज़ का कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। कैसे ट्रू नहीं है मैं बताता हूँ। आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये एफ फंक्शन है, उसका ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और जीरो और रूट इस वर्ड को मैं बीच बीच में इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगा। रूट और जीरो का मतलब समझ ही रहे हैं ना। मान लीजिए कि ये फंक्शन एफ है, तो जहाँ जहाँ इसकी वैल्यू जीरो हो जाए उसको कहेंगे जीरो, और अगर इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इस इक्वेशन के जो जो सॉल्यूशंस होंगे उसको हम लोग कहेंगे रूट। तो कहीं मैं रूट वर्ड यूज़ करूँगा, कहीं मैं जीरो वर्ड यूज करूंगा, लेकिन मीनिंग दोनों का लगभग एक ही है। बस ध्यान ये रखना कि अगर आप इक्वेशन के टर्म्स में काम कर रहे हैं तो मैं रूट बोलूंगा, रूट इज द करेक्ट वर्ड। अगर आप एक सिंपल फंक्शन एफ एक्स के टर्म्स में काम कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि कहां पर इस एफ एक्स की वैल्यू जीरो हो रही है, किस एक्स के लिए जीरो हो रही है, तो उस एक्स को हम लोग कहते हैं जीरो ऑफ दैट फंक्शन। तो आप जीरो बोलिए, रूट बोलिए, बात तो एक ही है। तो देखो मैं क्या समझा रहा हूं कि मान लो आपको एक फंक्शन f है जिसका ये दो रूट है a और b, तो इन दोनों रूट के बीच में f प्राइम फंक्शन का एटलीस्ट वन रूट तो होगा ही, कम से कम एक रूट तो होगा ही। लेकिन इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। इसलिए ट्रू नहीं है क्योंकि मान लीजिए कि कोई फंक्शन है इस तरह का, देखो ये फंक्शन है, ठीक है। अब ये बताओ कि क्या a से b के बीच में इस फंक्शन f का, f ये वाला फंक्शन हो गया नया फंक्शन, क्या उसका रूट है? नहीं है। क्या f प्राइम का रूट है इस इंटरवल में? बिल्कुल है। देखो f प्राइम यहाँ पे जीरो होगा, f प्राइम यहाँ पे जीरो होगा, f प्राइम यहाँ पे जीरो होगा, यानी कि देखो f प्राइम का तीन रूट मुझे मिल गया। ये तीनों जो है वो f प्राइम का रूट है या f प्राइम फंक्शन का जीरो है। तो f प्राइम का तीन रूट हमें मिल गया किस इंटरवल में? a से b, इस इंटरवल में। लेकिन क्या ये तीनों रूट, तीनों जीरोज, क्या f के किसी दो जीरोज के बीच में लाई कर रहे हैं? नहीं लाई कर रहे हैं।
तो ये जो कंडीशन है ना, दिस इज अ सफिशियंसी कंडीशन बट दिस इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। ध्यान से समझो जो मैंने लिखा है, दिस इज अ सफिशियंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ जीरोज ऑफ एफ प्राइम, यानी कि ये सफिशिएंट है। अगर आपको एफ फंक्शन का 2 रूट या 2 जीरो मिल गया तो भैया ये सफिशिएंट कंडीशन है। अब आप बिल्कुल सीना ठोक के बोल सकते हैं कि अच्छा एफ फंक्शन का 2 रूट मिल गया तो इन दोनों रूट के बीच में कम से कम एक रूट तो मुझे एफ प्राइम का चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल है ना, फुल इज्जत चाहिए मुझे। अब बिल्कुल एफ प्राइम बोलेगा कि भैया जब एफ का 2 रूट मिल गया तो उस 2 रूट के बीच में एफ प्राइम का एक रूट तो होगा ही होगा। ये सफिशिएंट कंडीशन है, लेकिन ये एफ प्राइम के रूट के होने के लिए नेसेसरी कंडीशन नहीं है। बट इट इज़ नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। समझो क्यों नहीं है। आप देखो ये ब्लू वाला फंक्शन एफ, इस एफ फंक्शन का ए और बी के बीच में कोई रूट नहीं है, फिर भी एफ प्राइम फंक्शन जो है वो 3 रूट लेकर कम से कम बैठा हुआ है, यानी कि दिस इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। तो ये जो रॉल्स थ्योरम का एप्लीकेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसी पे खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये तो अभी मैंने किसी भी आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ के लिए लिखा है। ये जो थ्योरम है वो किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी भी आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ के लिए प्रूफ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन px ले लीजिएगा तो उसके लिए भी ये एप्लीकेशन ट्रू होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि इफ एन इंटरवल ए बी कंटेन्स k रूट्स ऑफ अ रियल पॉलिनोमियल देन इट कंटेन्स एट लीस्ट k माइनस 1 रूट्स ऑफ p प्राइम x। p प्राइम क्या हुआ? उस पॉलिनोमियल px का डेरिवेटिव, उसका बच्चा, उसका बेटा। ऑल रूट्स बीइंग काउंटेड अकॉर्डिंग टू देयर मल्टीप्लिसिटीज, यानी कि देखो हमने यहाँ पर एक और पेज घुसा दिया कि मान लीजिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा है जिसके पास जो जीरोज या रूट हैं वो रिपीटेड रूट्स हैं। अगर रिपीटेड रूट्स होंगे तो भी ये जो इंटरवल है ना उसमें कम से कम k माइनस 1 रूट होगा, यानी कि रिपीटेड रूट के केस में भी ये एप्लीकेशन करेक्ट होगा। ध्यान से समझ लो इस बात को। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि किसी फंक्शन f के लिए ये जो ऊपर में नंबर 1 एप्लीकेशन हमने लिखा है उसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपको n जीरोज हैं, यानी a b जीरो हो गया, फिर यहाँ पे एक जीरो है, फिर यहाँ पे एक जीरो है। तो आप ये तो कह सकते हैं ना कि हर 2 जीरो के बीच में एटलीस्ट 1 जीरो ऑफ f प्राइम है, यानी कि अगर f फंक्शन का मान लो कि k जीरो हो गया, यानी कि इस तरह का k जीरो है तो हर इंटरवल में एक जीरो किसका होना है? f प्राइम का होना है। यानी कि अगर f फंक्शन का, ध्यान से सुनो, f फंक्शन का अगर k जीरोज हैं तो इस तरह का आपको कितना इंटरवल मिलेगा? k माइनस 1 इंटरवल मिलेगा ना। यहाँ एक जीरो है, यहाँ एक जीरो है, यहाँ एक जीरो है, यहाँ एक जीरो है। इस तरह का अगर आपको k जीरोज मिल गया है, किसका? f फंक्शन का। अगर f फंक्शन का k जीरो है तो इस तरह का आपको k माइनस 1 इंटरवल मिला। पहला एप्लीकेशन ये कहता है कि हर इंटरवल में कम से कम एक जीरो तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि f प्राइम फंक्शन का कम से कम कितना जीरो होगा? एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू k माइनस 1 होगा। समझ गया? तो ये तो हो गया अगर सारे रूट्स या सारे जीरोज डिस्टिंक्ट हैं तब। डिस्टिंक्ट मतलब सब अलग अलग हैं तब। अगला जो एप्लीकेशन मैं आपको पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए बताने जा रहा हूं वो इतना पावरफुल है कि अगर रूट्स रिपीटेड हों, अगर जीरोज रिपीटेड हों तो भी ये वाला एप्लीकेशन करेक्ट होता है। यहां तक तो सबको समझ में आ गया कि अगर f फंक्शन जो बाप फंक्शन है, जो डैडी फंक्शन है, f देखो डैडी है ना, f डैडी हो गया, बाप हो गया, उसी का ये बच्चा f प्राइम है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर बाप के पास k प्रॉपर्टी होगी, k रूट्स होंगे, k जीरोज होंगे, तो बच्चे को कम से कम तो भाई k माइनस 1 प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। k माइनस 1 उसकी दौलत जरूर होगी। 1 जो है वो इनकम टैक्स में चला गया। तो इसको मैं आगे टैबुलर फॉर्म में डिटेल में समझा दूंगा, इतना नीट एंड क्लीन समझा दूंगा कि आप इस टॉपिक पर बेस्ड कोई सा भी क्वेश्चन हो ना, टफ से टफ एडवांस्ड लेवल का भी क्वेश्चन हो, आप आसानी से विद इन 2 मिनट सॉल्व कर सकते हैं। तो समझो ये f क्या है? f है बाप। बाप के पास अगर k रूट्स हैं तो बच्चे के पास कम से कम k माइनस 1 रूट्स होंगे, मिनिमम इतने रूट्स होंगे। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि बाप का जो दौलत है वो रास्ते में किसी ने खा नहीं लिया, किसी ने बर्बाद नहीं कर दिया, वो सब कुछ नहीं हुआ है और एक ही बेटा है। तो ये जो बाप है उसके पास अगर k रूट्स हैं तो बेटे के पास कम से कम k माइनस 1 होंगे। ध्यान से देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। हो सकता है कि बेटे के पास k माइनस 1 से बहुत ज़्यादा k प्लस 10 रूट्स हो जाएं, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए कि बेटा जो है बिल्कुल बिल गेट्स टाइप का है, अरबपति बन गया,
तो एफ प्राइम के पास तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम इतना k-1 तो होगा ही, क्योंकि उसको विरासत में ही k रूट्स मिला है, उसके बाप के पास ही k रूट्स था। मैक्सिमम एक रूट जो है वो इनकम टैक्स में जाएगा, तो कम से कम बेटे के पास k-1 रूट होना चाहिए। तो ये समझ गए। अब पॉलिनोमियल के लिए देखो क्या होता है कि अगर रिपीटेड रूट्स हो ना तो भी ये वाला एप्लीकेशन ट्रू होता है। रिपीटेड रूट्स का मतलब क्या है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन f(x) है, मान लो उसका x = a पे रूट है, लेकिन वो r टाइम है, यानी कि x - a⁻r 5x। पॉलिनोमियल इस तरह का है। तो ये जो f(x) पॉलिनोमियल है, इसमें x = a पे उसका 0 है, ठीक है, लेकिन ये 0 क्या है, r टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो अब देखो, अगर रूट रिपीट हो रहा है तो भी जो उसका बच्चा है p'(x), इसको मैं f(x) के बदले px लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए कि मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं। अगर px का किसी इंटरवल में k रूट्स हैं तो उसका जो बच्चा है p'(x), उसको कितने रूट्स होंगे, कम से कम k-1 रूट्स होंगे। और x = a पे अगर रूट r टाइम्स रिपीट हो रहा है तो p'(x) जो डेरिवेटिव है, जो px का बच्चा है, उसके केस में देखो x = a पे r-1 टाइम्स रूट रिपीट होंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है। px ये हो गया, तो p'(x) को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, x - a⁻r × 5'x प्लस आ जाएगा r × x - a⁻r-1 × 5x। तो आप यहाँ से तो देख ही रहे ना कि x - a देखो, यहाँ पे r टाइम्स है, यहाँ पे r-1 टाइम्स है, तो r-1 को आप कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिएगा, तो जो p'(x) है वो क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरह का मिल जाएगा, x - a⁻r-1, अंदर में कुछ पॉलिनोमियल मिल जाएगा। यानी कि जो p'(x) है, जो डेरिवेटिव पॉलिनोमियल है, उसका भी रूट x = a तो होगा ही, और r-1 टाइम्स वो रूट रिपीट हो रहा है। अगर px का रूट जो है वो x = a है r मल्टीप्लिसिटी के साथ, इसी को कहते हैं रूट की मल्टीप्लिसिटी, यानी कि रूट कितनी बार रिपीट हो रहा है, या आप इसको कहते हैं कि ऑर्डर क्या है उस रूट का, इसको कह सकते हैं कि r ऑर्डर का रूट है। तो ये जो दो एप्लीकेशन हमने लिखा है ना, इसको ध्यान से समझ लो। ये एप्लीकेशन बेसिकली आपको ये बता रहा है कि कोई पॉलिनोमियल px अगर किसी इंटरवल में उसका k रूट्स हैं तो उसका जो बच्चा होगा p'(x), उसका एटलीस्ट k-1 रूट होगा। इसी को आप आगे बढ़ा दीजिए, तो जो p'(x) होगा वो क्या है, इस p'(x) का बच्चा है ना, तो इसके कितने रूट्स मिनिमम हो जाएंगे, k-2 रूट्स हो जाएंगे। सो सिंपल। यानी कि अगर हम लोग एक टैबुलर फॉर्म में लिखे कि मान लो f(x) फंक्शन है, उसका बेटा f'(x) फंक्शन है, उसका बेटा f'(x) है, तो f(x) के नंबर ऑफ रूट्स किसी इंटरवल में मान लीजिए कि d है। d मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये f क्या है, डैडी है, बाप है ना सबका। f मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि f तो सिंबल हम लोग यूज़ कर चुके हैं। तो अगर f(x) के रूट्स हैं d, तो जो उसका बेटा है f'(x), उसके कितने रूट्स हो जाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू d-1। इस चीज़ को ध्यान से समझ लो। अब अगर f'(x) के रूट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू d-1 है, तो ये जो f" है वो क्या है, इस f' का बेटा है, उससे डिराइव हो रहा है, उसका डेरिवेटिव है, तो इसके कितने रूट्स हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू d-2। तो इस चार्ट को ध्यान से देख लो, समझ लो। ऊपर से नीचे अगर आप आ रहे हैं, बाप से बेटा, बेटा से फिर पोते पे आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ रूट्स देखो क्या होंगे। f(x) का अगर नंबर ऑफ रूट्स d है तो उसका जो डेरिवेटिव है उसका ग्रेटर देन और इक्वल टू d-1 होगा। ध्यान देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू d-1 है, यानी कि हो सकता है कि f'(x) के रूट्स जो हैं वो d+2 भी हो जाएं, d+4 भी हो जाएं, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप सिंपल ऐसे समझो, जो मैं भी समझा रहा था कि जो बाप है उसके पास प्रॉपर्टी है d, तो बेटे को कम से कम कितना मिलेगा, d-1। 1 इनकम टैक्स में गया और d-1 बेटे को मिला। बेटा खुद भी तो कुछ कमा सकता है ना, तो बेटा खुद कमा करके अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा करके कुछ भी कर सकता है, d+10 d+20 कुछ भी कर सकता है। उसी तरह अगर f'(x) के नंबर ऑफ रूट्स हैं d-1, तो f'(x) के क्या हो जाएंगे, d-2। और ये सीरीज बिल्कुल नीचे तक जाता रहेगा, आप जितने तक नीचे ले जाइए इसी तरह से ये बनता रहेगा। तो जनरली क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है कि आपको f'(x) इसके रूट्स दिए रहेंगे, इसके नंबर ऑफ रूट्स दिए रहेंगे, तो अगर आप उल्टे दिशा में जाइएगा, ऊपर की तरफ जाइएगा, तो देखो क्या हो जाएगा। मान लो कि f'(x) के नंबर ऑफ रूट्स हैं s,
एस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये बेटा है ना, सन है, तो एस लिख दिया। तो इसका जो ऊपर वाला बाप है उसके नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू एस प्लस वन, और इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू एस प्लस टू। अब ये लेस देन और इक्वल टू एस प्लस वन क्यों हुआ, इसको थोड़ा सा समझो। मान लो कि अगर एफ प्राइम एक्स के आप बोल रहे हैं कि नहीं इसके नंबर ऑफ रूट्स जो हैं एस प्लस टू हो जाए, अगर आप जिद पे उतर जाते हैं और बोलते हैं कि एफ प्राइम एक्स के नंबर ऑफ रूट्स एस प्लस टू हो जाएं, तो एस प्लस टू रूट्स के कारण कितने इंटरवल बन जाएंगे, एस प्लस वन इंटरवल बन जाएंगे, और हर इंटरवल में एफ डबल प्राइम एक्स के उतने रूट्स हो जाएंगे। तो देखो यहाँ तो एस रूट्स ही है ना, तो इसीलिए इसके अगर एस रूट्स हैं तो इसके ऊपर वाले के नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे, लेस देन और इक्वल टू एस प्लस वन। अगर इसके पास एस रूट्स हैं तो इसका जो बाप है ना उसके पास प्रॉपर्टी एस प्लस वन या उससे कम होनी चाहिए। अगर आप जिद करते हो कि नहीं बाप के पास s प्लस टू की प्रॉपर्टी थी, तो मैं कहूँगा ना कि अगर यहाँ पर s प्लस टू की प्रॉपर्टी थी तो बेटे को s प्लस वन क्यों नहीं मिला, क्योंकि सिर्फ एक ही तो इनकम टैक्स में जाता है ना। तो यहाँ पर अगर s प्लस टू होता, यहाँ पर इस जगह पे f प्राइम x के नंबर ऑफ रूट्स अगर s प्लस टू होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, s प्लस वन। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि f डबल प्राइम ऐसा फंक्शन है जिसके नंबर ऑफ रूट्स हैं s, तो इसका जो ऊपर वाला है ना उसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे लेस देन और इक्वल टू एस प्लस वन। इसका जो ऊपर वाला है उसके नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे लेस देन और इक्वल टू एस प्लस टू। अभी मैं इसी टेबल को पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए बना देता हूं, उसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एफ एक्स की जगह पी एक्स लिख देंगे, बाकी सारा कुछ एग्जैक्टली सेम होगा। तो अगर पी एक्स के नंबर ऑफ रूट्स हैं डी, तो p प्राइम एक्स के नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन d माइनस वन। और पॉलिनोमियल में एक डिग्री का भी लफड़ा होता है, तो अगर पी एक्स n डिग्री का है तो p प्राइम एक्स कितने डिग्री का होगा, n माइनस वन डिग्री का होगा। p डबल प्राइम एक्स क्या हो जाएगा, n माइनस टू डिग्री का होगा, और रूट्स में ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू d माइनस टू। और अब हम लोग उल्टा चलते हैं क्योंकि जनरली हम लोग इसी को जानते हैं, p डबल प्राइम एक्स या जो नीचे वाला होता है ना, बेटे का रूट्स फाइंड करना आसान होता है, क्योंकि देखो जैसे जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव लोगे, तो क्या होगा, इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाइड होता जाता है, उसकी डिग्री घट रही है ना। तो p डबल प्राइम एक्स का नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करना रिलेटिवली आसान है। तो इसलिए क्वेश्चन में जनरली क्या रहेगा कि आपको दिया रहेगा कि p डबल प्राइम एक्स के कितने रूट्स हैं। तो मान लो दिया हुआ है कि इसके हैं s रूट्स, तो हम लोग कह सकते हैं कि p प्राइम एक्स के नंबर ऑफ रूट्स जो हैं वो लेस देन और इक्वल टू s प्लस वन होगा। उसी तरह फिर p एक्स के जो रूट्स होंगे लेस देन और इक्वल टू s प्लस टू हो जाएगा। तो इस लॉजिक को और इस टेबल को ध्यान से समझ लो। इस टेबल को अगर आपने समझ लिया, ये बाप बेटे वाला रिलेशन समझ लिया, तो इस टॉपिक पर बेस्ड दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टेबल को ध्यान से समझ लीजिए। पी एक्स क्या है, बाप है, उसका बेटा पी प्राइम एक्स है, उसका बेटा पी डबल प्राइम एक्स है। तो बाप डैडी के पास अगर डी रूट्स हैं तो बेटे को कम से कम डी माइनस वन रूट्स होंगे। डैडी की अपनी प्रॉपर्टी माइनस कर दीजिए वन इनकम टैक्स, उसके अलावा बेटा खुद भी तो अपना कमा वमा के कुछ प्रॉपर्टी बना सकता है। तो यहाँ अगर डी है तो यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू डी माइनस वन होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू डी माइनस टू। क्वेश्चन में जनरली आपको नीचे से ऊपर बढ़ना होगा कि अगर पी डबल प्राइम एक्स की नंबर ऑफ रूट्स हैं एस, तो इसके ऊपर वाले का नंबर ऑफ रूट्स लेस देन और इक्वल टू एस प्लस वन होगा। ये लेस देन और इक्वल टू एस प्लस वन क्यों हुआ, क्योंकि मान लो कि अगर इसका एस प्लस टू रूट हो जाए तो ये जो नीचे वाला है वो तो ऊपर वाले का बेटा है, तो इसको कितना रूट हो जाता, कम से कम इसका s प्लस वन या इससे बड़ा होता। लेकिन क्वेश्चन में तो आपको दे रखा होगा कि इसके s ही रूट्स हैं, इसलिए ये जो है ना वो लेस देन और इक्वल टू s प्लस वन होगा। इसी तरह आप ऊपर जाइएगा तो ये अगर लेस देन और इक्वल टू s प्लस वन है तो ये जो है वो लेस देन और इक्वल टू s प्लस टू हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, आई थिंक जेई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ x टू पावर 4 माइनस दिस इज इक्वल टू 0 इज, आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फाइंड करने हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये फोर्थ डिग्री इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स 4 या 4 से कम होंगे। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स हुए तो रूट्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स हुआ तो या तो हो सकता है कि 2 कॉम्प्लेक्स रूट हो, या 0 कॉम्प्लेक्स रूट हो, या चारों कॉम्प्लेक्स रूट हो। नंबर ऑफ रियल रूट्स प्लस नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट दोनों मिला करके
टोटल 4 तो होना ही है, सबको पता है। 4th डिग्री इक्वेशन है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से 4 टोटल रूट्स होंगे, रियल कॉम्प्लेक्स सम मिला करके। कॉम्प्लेक्स रूट अगर 0 हो जाएगा तो रियल रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स रूट का नंबर अगर 2 हो गया तो ये 2 हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स रूट अगर 4 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। ये हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट जो है दे अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा। समझ में आ गया। अब 0 नहीं हो सकता है। 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि f ऑफ 0 जो है वो -1 है, एक नेगेटिव नंबर है। और अगर आप लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx कर देंगे, यानी कि x की वैल्यू बहुत लार्ज ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, fx जो है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि ये फंक्शन ऐसा है जिसकी 0 पे वैल्यू माइनस है, नेगेटिव है, और लार्ज x के लिए उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होता है ना, या जो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी होती है कि -1 से इन्फिनिटी, -1 से पॉजिटिव नंबर के बीच में सारा वैल्यू वो फंक्शन अटेन करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं पे तो वो फंक्शन 0 की भी वैल्यू अटेन करेगा यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी या ये थ्योरम क्या होता है, बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूँ ताकि आप ये भी समझ लें। द इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी असर्ट्स दैट इफ fx इज कंटिन्यूअस, हमारे केस में fx फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूअस होगा, ओवर एन इंटरवल a b एंड m इज अ नंबर विच इज इंटरमीडिएट टू fa एंड fb, देन देयर एग्जिस्ट्स सम पॉइंट c। ध्यान दीजिए, एग्जिस्टेंस थ्योरम है, बस बता रहा है कि कोई ना कोई एक पॉइंट c तो जरूर होगा इन a b एट विच fc इज इक्वल टू m। यानी कि अगर फंक्शन जो है वो fa से स्टार्ट करके fb तक जा रहा है, तो fa से fb के बीच में जितने भी वैल्यूज होंगी, हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई c होगा सच दैट fc इज इक्वल टू m। बहुत सिंपल है। अभी हमने दिखा दिया है कि इस फंक्शन में f0 क्या है, f0 की वैल्यू -1 थी, यानी कि 0 पे ये फंक्शन यहाँ पर कहीं है, -1 पे है, और लार्ज x के लिए ये पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि ये जो फंक्शन महाशय हैं ये ऐसे कुछ कर सकता है, कहीं ना कहीं तो वो x एक्सिस को कट करेगा ही, यानी कि उस जगह पे उसका एक रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। यानी कि हमने दिखा दिया कि ये जो फंक्शन क्वेश्चन में दे रखा है fx फंक्शन, उसका एटलीस्ट 1 रूट एग्जिस्ट करेगा यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इस इक्वेशन का एटलीस्ट 1 रूट तो होगा ही, मिनिमम एक रूट होना है। तो ये 0 वाला ऑप्शन तो हट गया। अब हमें चेक करना है कि क्या 2 रूट होगा या 4 रूट होगा, यही 2 ऑप्शन बचा है। अब आप इस फंक्शन fx को 2 बार डिफरेंशिएट करिए। fx मान लेते हैं कि ये LHS में जो है वो fx है, तो f प्राइम x क्या हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24x। ये क्या मिला हमें, ये हमें मिल गया f प्राइम x। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं f डबल प्राइम x, तो क्या मिल जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 24। तो ये आपको मिल गया 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ये जो f डबल प्राइम x है, इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर दूं तो ये ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। यानी कि ये जो f डबल प्राइम वाला जो पॉलिनोमियल है, मैंने इसको डिफरेंशिएट क्यों किया, क्योंकि देखो बाप ये आपको दे रखा है, fx क्या है, डैडी है, लेकिन ये 4th डिग्री का इक्वेशन है, तो डैडी के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करिए, उसके डेरिवेटिव पे आइए। f को डिफरेंशिएट किया तो f प्राइम x पे आए, तो इक्वेशन का डिग्री घटा, 4x क्यूब, देखो डिग्री घटा। एक बार और डिफरेंशिएट किया तो इक्वेशन का डिग्री अब 2 हो गया। डिग्री 2 का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको तो कोई बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। तो हमने सॉल्व करके देखा कि ये जो f डबल प्राइम x है, इसका तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो नहीं करता है ना, आप देख रहे हो कि x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कि ये 0 तो कभी नहीं हो सकता है। आप चाहो तो सिंपली ऐसे देख लो कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है, यानी कि f डबल प्राइम x जो है ऐसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ऐसा इक्वेशन है जिसका नंबर ऑफ रियल रूट्स 0 हो गया। यानी कि इस टेबल में, बाप बेटे वाले टेबल में जब आप आओगे तो आपको क्या दिखेगा, s की वैल्यू 0 हो गई। s की वैल्यू अगर 0 हो गई तो आप ऊपर बढ़ते जाओ, यहाँ से देखो ऊपर बढ़ोगे तो p प्राइम x, p प्राइम लिखिए या f प्राइम लिखिए, बात एक ही है। इसके नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, लेस देन और इक्वल टू 1। तो फिर इसके नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, लेस देन और इक्वल टू 2। तो जो एक्चुअल फंक्शन है, जो डैडी फंक्शन है, जो px फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन है, उसके नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, लेस देन और इक्वल टू 2। तो करेक्ट आंसर है 2। आंसर 3 या 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो इसको हम लोगों ने जब 2 बार डिफरेंशिएट किया तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया उसके नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या हो गए, 0।
तो अब आप इस टेबल में ऊपर बढ़ो। अगर ये s है तो ऊपर वाला लेस देन और इक्वल टू s प्लस 1 होगा, यानी कि ऊपर वाला लेस देन और इक्वल टू 1 हो गया। इसके ऊपर वाला लेस देन और इक्वल टू s प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 2 हो गया। तो आंसर हो गया 2। अब ये इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने अभी बनाया है। अब ये क्वेश्चन तो 2011 में पूछा गया था, लेकिन ये जो थ्योरी मैंने बनाई है अभी 2021 में बनाई है। लेकिन इस थ्योरी का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं।